अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? व्यूज़, आपको पता है कि मौसम सरमा जो है उसका आगाज़ हो गया है, और जब आगाज़ ही होता है तो कहते हैं ना कि तैयारियां भी साथ ही शुरू हो जाती हैं। गरम गरम हलवा जात बनाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो सर्दियों की सौगातें हैं जैसे सिंघाड़ा हो गया, जिसना जी शक्करकंदी हो गई, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बाकायदा इस मौसम को वेलकम करेंगे, और किस तरह करेंगे, हमारे साथ होंगे हमारे प्यारे प्यारे मेहमान, जिसमें माहिर ग़िज़ाइयत जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि स्किन की ड्राइनेस के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, स्किन को मॉइस्चराइज कैसे रखेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि थोड़ा सा पहनावा हम कैसे अपना चेंज कर सकते हैं, कैसे लाइफस्टाइल को बरकरार रख सकते हैं। और जैसे मौसम सरमा आता है तो ट्रंक से जो है वो कपड़े निकाले जाते हैं, कैसे हमने धूप लगवानी है, कैसे उन्हीं कपड़ों को यूटिलाइज करना है बजट में रहकर। और इसके साथ साथ हमारे साथ होंगी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट, जो कि हमें बताएंगी कि उन्होंने आर्ट वर्क कैसे सीखा और प्रिंट मेकिंग में उन्होंने अपना नाम कैसे जो है वो मनवाया और रोशन किया। और ये सब चीज़ें तो होंगी, मगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रोग्राम में म्यूज़िक का तड़का ना हो। मौसीकी जो होती है वैसे कहते हैं रूह की ग़िज़ा भी होती है, तो रूह की ग़िज़ा के साथ साथ हम भी चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारी जितनी भी प्यारी हमारी बहनें हैं, वो साथ साथ इंजॉय करें। सुबह सुबह किचन में जाएँ तो हमारा शो ऑन करें, और साथ साथ म्यूज़िक भी इंजॉय करें, और टिप्स भी इंजॉय करें, क्योंकि टिप्स बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना हम आपको देंगे कोई ना कोई रेमेडीज़, कोई ना कोई टिप्स, जो कि आपके किचन से रिलेटेड होगी, आपकी स्किन से रिलेटेड होगी, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड होगी, और आपको बनाएगी बेहद खूबसूरत और रिफ्रेश, क्योंकि मौसम सरमा का आगाज़ हो गया है। और स्मॉग से कैसे बचना है वो भी हम आपको बताएंगे। स्मॉग जो है बहुत ही एक संगीन इशू है, और इसके साथ साथ ये भी होता है कि जैसे ही स्मॉग होती है तो ऑटोमेटिकली जो होते हैं बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, बच्चों की नरिशमेंट कैसे ज़रूरी है, और बच्चों को स्मॉग से कैसे बचाना है, बुजुर्गों को स्मॉग से कैसे बचाना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही है हमारी बहुत ही प्यारी, मेरी सहेली भी है, मेरे प्रोग्राम्स का हिस्सा भी रही हुई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप्स भी देती हैं। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, आपने उनको डिफरेंट शोज़ पे भी देखा है, और मैं उनको वेलकम करती हूँ समन इश्तियाक को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। समन, वेलकम टू द शो। आज हमारा शो का हमारा सेकंड शो है, और हम चाहते थे कि हमारे वो तमाम लोग जो कि हमारे मॉर्निंग शो के पार्ट ऑफ मॉर्निंग शो रहे हैं, वो हमारे साथ आज कहते हैं ना कि पुरजोश तरीके से हिस्सा लें। अच्छा समन, सर्दियों का आगाज़ हो गया है। अब सर्दियों का जब आगाज़ होता है तो हर गली हर मोहल्ले में सिंघाड़े, इसके साथ साथ शक्करकंदी और मूंगफलियाँ और नट्स जो है गरम गरम बन रहे होते हैं। ऑल्दो हम कहते हैं कि स्मोक की वजह से इसको सड़कों पे ना बनाएं, मगर फिर भी पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इतना इतना आधा आधा केजी खा जाते हैं, इसको सुपर फूड भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हिना, मुझे लगता है पूरा साल हम लोग ना विंटर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ें आएँ तो हम इनका इस्तेमाल करना शुरू करें। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक हेल्दी चीज़ है, उसका भी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसका पोर्शन कंट्रोल में नहीं लेंगे, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। जैसे आपने बात की ये शक्करकंदी की, जिसको स्वीट पोटैटोस कहा जाता है, ये एक इतना अच्छा एक फूड है। आप इसको इवन डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम अक्सर कहते हैं कि आपने आलू नहीं लेना। सो एज़ कम्पेयर टू हम आलू, हम उनको स्वीट पोटैटोस के शक्करकंदी जो होती है वो रिकमेंड करते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद कि जो चीज़ आप खाते हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल में कैसे आपका शुगर लेवल को स्पाइक करती है। सो शक्करकंदी आप एज अ स्नैक डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। इवन बॉईल करके आप उन्हें, वो आपने देखा होगा कि आप रोड्स पे ये शक्करकंदी के जो होते हैं वो स्टॉल्स लगे होते हैं और वो हम खा रहे होते हैं। सो वो लेना एक हेल्दी ऑप्शन है, आप एज अ स्नैक उसको ले सकते हैं। इवन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए स्नैक ऑप्शन ये शक्करकंदी बहुत अच्छा है, और इस पर विटामिन ई और विटामिन ए जो है वो भरपूर पाया जाता है। विटामिन ई और विटामिन ए है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सिंघाड़े की, वो जो ब्लैक से होते हैं, उसको छील के लोग खा रहे होते हैं, अंदर से व्हाइट कलर का मार्शमेलो टाइप जो होता है, तो वो कितने फायदेमंद है? उनको भी सुपर फूड कहते हैं? बिल्कुल। अच्छा हिना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी एक चीज़ ना सुपर फूड तब तक आपको नहीं करेगी जब तक आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को आप मॉडिफाई ना करें, आप लाइफस्टाइल को। आप कभी भी कोई एक सिंगल फूड जो है, एक सिंगल इंग्रेडिएंट, वो आपको आपका ना वेट लॉस कर सकता है, ना वेट गेन कर सकता है, ना आपकी डिजीज़ को क्योर कर सकता है, अनटिल अनलेस आपकी डाइट ओवरऑल
एक बैलेंस डाइट ना हो, आपका लाइफस्टाइल एक अच्छा लाइफस्टाइल ना हो, आपका स्लीप साइकिल, आपका स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों को लेकर आपका जो है ना एक कोई भी चीज़ आप पे रिएक्ट करती है। अदरवाइज़ ये नहीं कि कोई भी चीज़ हम कह दें कि कोई भी एक सिंगल चीज़ आपका वज़न भी कम कर देगी, वो सुपर फूड है। सो बेसिकली जो ये सिंघारे हैं, इनको हम कहते हैं कि जो इन लोगों ने वेट कम करना है वो आप इनको एज अ स्नैक दे सकते हैं। अच्छा, वजन घटाने में मदद करता है। सो ये तो कितना लेना चाहिए? जो है ना, ये बेसिकली फाइबर रिच होता है, इसमें कैलोरीज नहीं होती हैं, इसमें फैट कंटेंट नहीं होता है। तो आप इसको सिंघारे जो होते हैं, ये आप हाफ कप जो होता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप, ठीक है। और ये मील में इस्तेमाल करना है कि आफ्टरनून के मील में इस्तेमाल करना है? अच्छा है ना, इसको हम ना एज अ स्नैक दे देते हैं कि बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच या बिटवीन लंच और डिनर के दरमियान में आप एज अ स्नैक जो है वो आप सिंघारे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली एक तो एंटी ऑक्सीडेंट भी है और इसमें फाइबर पाया जाता है कि आपको ना फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस नहीं आती, आप एक थोड़ा सा आप सेटिस्फाई होते हैं। जो हम जंक फूड की तरफ चले जाते हैं, हम बाई की पैकेज चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। सो ये शकरकंदी और सिंघारे, ये जितने भी है, ये नट्स, ये आपका एक हेल्दी ऑप्शन है स्नैक का। अच्छा समन, अक्सर देखा है कि जो लोग हैं इसको हल्का सा सौते करके फ्राई करके खाते हैं, शकरकंदी भी सिंघाड़े भी। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, फ्राई करना चाहिए कि इसको बॉयल फॉर्म में खाना चाहिए? अच्छा है ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अक्सर हम चीज़ों को इतना ओवर कुक कर देते हैं, इतना फ्राई कर देते हैं कि उसमें से जितने उसके न्यूट्रिशंस उसकी होती है, न्यूट्रिएंट, वो सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। सो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप कोई भी चीज़ है उसको बॉयल कर लें या बेक कर लें, या आप उसको रोस्ट जो है वो भी आप कर सकते हैं। सो जो सिंघारे हैं वो तो अक्सर हम देख रहे होते हैं कि उसको उतार के, उसका जो आपका छिलका होता है उसको उतार के हम लाइट सा रोस्ट करके उसको हम खाना शुरू कर देते होते हैं। सो आप रोस्ट कर लें, बेक कर लें, लेकिन फ्राई ना करें, किसी चीज़ को फ्राई ना करें। अच्छा, ऐसा भी सुना है समन, आप मुझे सेकंड कर सकती हैं कि ये जो दोनों सुपर फूड्स हैं ये किन किन बीमारियों से आपको बचा सकती हैं? और ऑब्वियसली आपने इनकी अफादियत तो बता ही दी है। अच्छा है ना, इसमें बेसिकली विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है। आप देखें जैसे मौसम सरमा आता है, हम सब में फीवर, वायरल इन्फेक्शन, कफ, फ्लू, ये बहुत कॉमन हो जाता है। सो ये सारे सुपर फूड्स वो हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी उतना आप जितने ये वायरल इन्फेक्शन है इनसे दूर रहेंगे। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अच्छा, इम्यूनिटी के ऊपर अगर बात करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे ही कोई ना कोई वेदर चेंज होता है सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। तो आपको पता है कि बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं खाते, जो मर्जी हो जाए, आपने बचपन में जितना मर्जी उनको खिलाया हो, बड़े होके उनकी अपनी मर्जी होती है। किस फॉर्म में उनको दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं? अच्छा है ना, ये जो शकरकंदी है जिसको स्वीट पोटैटोज़ हैं, वो तो हम बच्चों को पीसीस करके उस पर लाइट सा हम जो है वो सोल्ट ऐड करके वो हम उनको दे देते होते हैं। इवन ये जो शकरकंदी है ये वेट गेन के लिए बड़ा अच्छा है। जितने ये जिम ट्रेनर्स होते हैं हमको कहते हैं कि आप बिफोर गोइंग टू जिम या आफ्टर वर्कआउट आप शकरकंदी को लें, ये आपका एक प्रॉपर एक जो है ना आपका फूड है। सो वो ले सकते हैं। बच्चों को हम जो सिंघारे हैं वो लाइट सा रोस्ट करके, इवन उसके पीसीस करके हम किसी ना किसी चीज़ में बच्चों को दे देते हैं। लेकिन किड्स आर वेरी चूजी, वो इन चीज़ों की तरफ जाते नहीं हैं, वो पैकेज चीज़ों की तरफ जाते हैं, वो जंक फूड की तरफ जाते हैं। लंच बॉक्सेस में भी अगर देते हैं तो वो वापस घर वैसे आ जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते। एग्जैक्टली ऐसे ही। और सिंघाड़े तो है ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट चीज़ होती है उनके लिए, बड़े बुजुर्ग तो शौक से खाते हैं, क्योंकि आई थिंक वो आज भी समझते हैं कि इन चीज़ों की इफादियत क्या है या फ़ायदा क्या है, मगर आजकल की जो जेनजीज हैं वो नहीं समझते। और आप देखें कि हमारी जेनजी में ही कितने हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। बच्चों में बॉर्न हेल्थ इशू, छोटी सी उम्र में बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, प्री डायबिटीज़, टाइप 1, ये बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बाई का जंक फूड है। सो हमें ये थोड़ी सी ईटिंग हैबिट जो है वो बच्चों की भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है कि हम खाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे हमें देखकर खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा में हमने देखा है कि ये तो हमने दो बड़े अच्छे फूड के ऊपर बात की, सुपर फूड के ऊपर। नट्स की अगर हम बात करें, सर्दियों में आपको पता है हर दूसरी गली के अंदर ड्राई नट्स रोस्ट हो रहे होते हैं, पीनट्स होते हैं, इसमें कैशू नट्स होते हैं, और इसमें पॉपकॉर्न जिनको कॉर्न कहते हैं वो भी बहुत मिलता है। तो ये चीज़ें जो हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, कितनी मिकदार में खानी चाहिए और कैसे कैसे कब कब खानी चाहिए? अच्छा है ना, ये जो नट्स हैं हमारे, इनको कहा जाता है फिस्ट फुल ऑफ नट्स। आपकी मुट्ठी में जितने आपके नट्स आ रहे हैं, कि जिसमें मिक्स नट्स,
कि आप 7 से 8 बादाम, 2 से 3 वॉलनट्स, 2 से 3 काजू, इन सब की आप सर्विंग 2 से 3 लेकर आप खाते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है आप, क्योंकि बेसिकली ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं जो कि हेल्दी फैट्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के पेशेंट्स के लिए, इन सब के लिए बड़े मुफीद होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम उस पर सोल्ट डाल के और वो साइड उसको प्रॉपर रोस्ट करते हैं। सो वो जो सोल्ट हम ऊपर से ऐड करते हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए और वो हाइपरटेंसिव के पेशेंट्स के लिए वो प्रॉब्लम करता है कि वो आपका एक ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज कर सकता है, इवन आपका हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर जो है वो बीपी इंक्रीज है। सो ऊपर हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप वो सॉल्ट वाला करें। आप वैसे फिस्ट ऑफ फुल ऑफ नट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे, कोई उसका इशू नहीं है। पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि गर्मियों से एज़ कम्पेयर टू सर्दियों में लोग जो हैं ज़्यादा बीमार होते हैं, ख़ासतौर पे डायबिटिक लोग जो होते हैं या बीपी के लोग होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। एक तो हम हर चीज़ गर्म खा रहे होते हैं, फिश है तो वो ज़्यादा कंज्यूम है, नट्स हैं तो वो ज़्यादा कंज्यूम है, सुपर फूड है तो इतनी ज़्यादा तादाद में ले रहे होते हैं। कैसे हम इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं? एनी बैलेंस डाइट और एनी डाइट प्लान बाय है ना। सबसे मेन जो आपका है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल इज़ द बेस्ट की। जो भी खा रहे हैं एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं, एक पोर्शन में खाएं। कोई भी चीज़ आपको एक पोर्शन में खाई हुई, एक इतदाल में खाई हुई कभी नुकसान नहीं देगी। बट करते हम ये है कि जैसे ही सर्दी आती है, मौसम सरमा आता है, तो जब तक हम रात को सोते नहीं हैं, हमारा वो गाजर का हलवा चल रहा है, डिफरेंट पकवान चल रहे हैं, नट्स चल रहे हैं, सारी गर्म चीज़ें चल रही होती हैं और उसके साथ साथ हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हमने सुबह पानी कब पिया था या अभी कब पिया है। सो उसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि हम नट्स खा रहे हैं तो हमें एक्नी हो गई है। नट्स खाने से एक्नी नहीं होती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई होती है। आपका बॉडी में जो पानी का आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपने उसको फुलफिल नहीं की होती। सो सर्दियों में जहाँ पे हम सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, आपने अपना वाटर इनटेक जो है उसको बैलेंस करके चलना होता है। ठीक है समन, बिल्कुल हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप हमारे साथ ही हैं, व्यूज़ भी देख रहे हैं और आपकी टिप्स भी नोट डाउन कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि सर्दियों के मौसम में अपनी ग़िज़ा को कैसे बैलेंस करना है, कौन कौन से डाइट प्लान्स लेने हैं और स्पेशली जो सुपर फूड है उसको कैसे कंज्यूम करना है। और हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत समन इश्तियाक। समन, हम डाइट प्लान के ऊपर बात कर रहे थे कि डाइट प्लान जो है आप अपने पेशेंट्स को कौन कौन से देती हैं? आपको पता है कि सर्दी का मौसम है, एक तो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल लोगों के बहुत हाई हो जाते हैं, इसके साथ साथ जो है बीपी के इश्यूज भी हैं और ख़वातीन की शादियां भी होने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप इन चारों चीज़ों को समराइज करेंगी? अच्छा है ना, जो बेसिकली जिनकी शादी होने उनको तो ये होता है कि हम अपना वेट मेंटेन करें, स्किन हमारी ग्लो करे। अभी आप बात ये कर रहे थे कि वेट कैसे मेंटेन करना है। सो वो उसमें ये होता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने खाना सब कुछ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मैं खा रही हूँ या खा रहा हूँ वो एम्प्टी कैलोरीज मुझे दे रहा है कि मैं जंक फूड जो ले रहा हूँ। फूड चॉइसेस की बात आ जाती है ना कि आप जो चूज़ कर रहे हैं फूड वो आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है, आपकी सिर्फ भूख को मिटा रहा है या फिर वो जो है आपको न्यूट्रिशन भी दे रहा है। सो उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको ग़िज़ाइयत दे रहे हैं, जो आपको न्यूट्रिशन दे रही हैं। सो जिनकी शादियां होने वाली हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक थोड़ा सा बैलेंस करके चलें, कि वो जंक फूड छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें, बाहर के जितने मीठे पकवान हैं वो थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दें और स्लीप साइकिल अपना अच्छा रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, वाटर इनटेक अच्छा रखें। विटामिन सी के है ना ये जूसेस आ गए, अब ये जो किन्नू मौसमी शॉर्ट्स आए हुए हैं। यस, आई थिंक वो कौन से शॉर्ट्स हैं? कोलेजन, जो कोलेजन शॉर्ट्स हैं, वो पीने चाहिए? अच्छा है ना, वो आप ले सकते हैं लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से, अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप वो ले सकते हैं। क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर एक में इतनी स्वेट डेफिशिएंसी आ गई है, कोलेजन की, विटामिन डी की, इन सब की। सो आजकल तो ये ड्रिप्स भी आना शुरू हो गई हैं, इम्यूनिटी। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपने लगाना है उससे बेहतर है कि आप खा लें। वो खाने वाली चीज़ आपको ज़्यादा जो है वो आपको मफीद होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। बट हमें हमेशा होता है कि हम शॉर्ट क्विक मेथड्स की तरफ चले जाएं। शादियों की बात करें, थोड़ा सा इस पर पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ख़वातीन की जो तो लड़कियां जिनकी शादियां हो रही हैं उनकी जो मदर्स होती हैं स्पेशली कहती हैं कि अभी खा लो बाद में काम आएगा, और शादी से पहले उनको भर भर के खिलाती हैं, नट्स भी खिलाती हैं, मीट का भी बहुत ज़्यादा इंटेक करती हैं। उससे ये होता है कि
ऑब्वियसली ग्लो तो आ जाता है लेकिन वेट पुट ऑन हो जाता है। यस, और है ना ये सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। देखें, आपकी बॉडी को आपकी पूरे दिन के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उसको उतनी ही लेनी है कैलोरीज। जब आप उसको सरप्लस में कैलोरीज देंगे, आप ज्यादा कैलोरीज देंगे, तो क्या होगा, इवेंचुअली आपका वेट पुट ऑन होगा। और आपको पता है कि हमें तो इतना, हम जो लड़कियां होती हैं वो इतने कंसर्न होती हैं अपने वेट से रिगार्डिंग। सो ये होता है कि ये नहीं होता कि आपने जो अक्सर यहाँ पे ये होता है कि जब आप माँ भी बनने वाले होते हैं तो कहा जाता है डबल डबल खाना है, ट्रिपल ट्रिपल खाना है। सो ये नहीं होता। जो आपकी बॉडी की एक कैलोरीज होती हैं, रिक्वायर्ड कैलोरीज, आपकी एज के अकॉर्डिंगली, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली, आपके वेट के अकॉर्डिंगली आपने उतनी कैलोरीज लेनी होती है। लेकिन वही बात आ गई कि आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी ऑप्शंस होने चाहिए कि आप सारी चीज़ें खाएं। आजकल ये मौसम सरमा में विटामिन सी के फ्रूट्स अल्लाह ताला की तरफ से जो है हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसमें आपका किन्नू, मौसमी, बीटरूट, एप्पल जूस, अनार, ये सारे विटामिन सी हैं। ये आपकी स्किन को इतना ग्लो करते हैं। हम अक्सर वो सीरम्स लगा रहे होते हैं, क्रीम्स लगा रहे होते हैं जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई होता है। सो विटामिन सी के तो ये फ्रूट्स हैं, आप इनको जो है वो फ्रूट्स रो फॉर्म में खाना शुरू कर दें, सैलड्स की फॉर्म में ले लें, जूसेस की फॉर्म में ले लें। और इसके साथ विटामिन ई जो है वो आपकी सीड्स होती हैं, आपके नट्स होते हैं, आप इनका इस्तेमाल करें, आपकी स्किन वैसे ही बहुत ग्लो करेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जिनके मसाइल हैं, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? कौन कौन सी चीज़ें उनको तर्क कर देनी चाहिए, अपनी डाइट से निकाल देनी चाहिए, और कौन कौन से फूड्स को उन्होंने शामिल करना है ना? उनमें सबसे ज़्यादा जो इनकी जब बात आ जाती है कोलेस्ट्रॉल की और आपके हाइपरटेंसिव, आपके ब्लड प्रेशर की, सो हम हमेशा कहते हैं कि तली हुई चीज़ें और चर्बी वाला कंटेंट, जो आपका ऑर्गन मीट है, जिसमें आपका बीफ आ जाता है, आपके ये कलेजी आ जाते हैं, आपके डीप फ्राइड चीज़ें, तले हुए समोसे, पकोड़े, ये चीज़ें जो है ये मौसम सरमा में ज़्यादा इनका इंटेक हो जाता है। गोश्त बहुत इस्तेमाल होता है, लोग बहुत खाते हैं, बहुत खा रहे होते हैं। सो वो इन चीज़ों को, जिनमें फैट कंटेंट ज़्यादा है और अनहेल्दी फैट है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं। जब आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, आपका बीपी, आपका ब्लड प्रेशर, आपको कार्डियक अरेस्ट, आपको डिफरेंट हार्ट के इश्यूज जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। सो जितना ये आपका तली हुई चीज़ें, इनसे आपने अवॉइड करना है। अच्छा, सुबह जैसे मॉर्निंग है, उनकी मॉर्निंग कैसे होनी चाहिए? फिर आप आफ्टरनून बताएं, फिर आप नाइट में उनका मील बताएं। अच्छा हिना, सबसे पहले ये है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और आपको हाइपरटेंसिव है, सो उसमें ये है कि लहसुन जो है वो 1 से 2 पीस आप लहसुन के प्री ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग आपने उठ के खाने। निहार मुंह, ठीक है। वो आप चाहे उसको पीस लें, उसको पानी के साथ ले लें या वैसे ले लें, ये आपने निहार मुंह लेने हैं। एक तो लहसुन का हो गया, जो आपका गार्लिक का क्लॉव होता है, एक वो ले लिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट की बात आती है तो ओट मील, जिसे तलबीना कहा जाता है, दलिया, ये आपका बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसमें आप नट्स डालें, सीड्स डालें, इसको आप बनाकर आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने अंडों का इस्तेमाल करना है तो आप एग वाइट लेते हैं, अदरवाइज़ आप पूरा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक दिन, पूरे दिन में अगर आप एक एग योक खाते हैं तो कोई इशू नहीं होता। सो आप अंडे भी ले सकते हैं, 1 या 2, और उसमें वेजिटेबल्स ऐड करवा के आप ऑमलेट ले लें, साथ ब्रेड है तो आप ब्रेड का स्लाइस ले लें। चाय जो है वो अक्सर हम कहते हैं कि आपने जब भी लेना है ना, तो आपने अपने ब्रेकफास्ट के थोड़े से 15 से 20 मिनट के बाद, लेकिन यहाँ पे हमारा कल्चर है कि अभी खाना उठता नहीं है, हम साथ ही चाय पी लेते हैं। सो जो आपने एक हेल्दी चीज़ें भी खाई होती हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स भी आपके फुलनेस का आ जाता है। सो ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद आप जो है स्नैक में फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। दोपहर में आपके पास सैलड बाउल ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ जो भी आपकी रोटी है, चपाती, उसका पोर्शन आपने थोड़ा कट ऑफ कर लेना है, थोड़ा कम कर लेना है। और रात में आजकल सूप का मौसम है, आप सूप ले लें, फ्रेश ले लें। ये है ना, ये जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स होते हैं इनके लिए फ्रेश बहुत अच्छी है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 हैं, सो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाले लोग फिश खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। और इवन ये है कि वो डीप फ्राई ना लें, स्टीम की हुई, ग्रिल की हुई, वो ये खा सकते हैं। ठीक है। और यही चीज़ जो है ये आपने बताया बीपी के पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए, और जिनको डायबिटीज, यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी तो खुराक बहुत नपी तुली होती है। यस, ट्रू। कौन सी सब्जियां हैं जिसमें शुगर है, कौन से फ्रूट्स हैं जिसमें शुगर है और जो नहीं खाने चाहिए? अच्छा है ना, जो डायबिटीज़ है ना, बेसिकली जो ज़ियाबतीस है, ये रूट कोज है हर डिजीज़ की। आप देखें, शुगर आपकी कंट्रोल नहीं होती तो आपको किडनीज का इशू होता है, शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो आपको आंखों की बिनाई का जो है उसका इशू होता है, बोन हेल्थ इश्यूज होते हैं। शुगर कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुगर कंट्रोल कैसे करना है? अपनी डाइट को मॉडिफाई करके, कि जो चीज़ें आप खा रहे हैं आपने ये करना है कि जितना आपका प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, डब्बे में पैक शुदा चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना, वाइट चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। और उसके अलावा जो फलों में हम जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसमें आम,
केला, अंगूर, खजूर, ये 4 ऐसे फल हैं कि इनके शुगर लेवल्स आप जैसे ही खाते हैं तो आपका शुगर लेवल एकदम इंक्रीज हो जाता है। सो ये हम थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल में देते हैं कि ये आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, डिपेंड कि आपके शुगर लेवल्स रहे कितने रहे। और उसके साथ अगर वेजिटेबल की बात की जाए तो स्टार्ची वेजिटेबल जिसमें आलू, वो हम थोड़े टाइम के लिए उनको अवॉइड करवाते हैं। आलू के कंपेयर में आप ये स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी जो है वो आप हाफ कप ले सकते हैं। इसके अलावा जितनी तली हुई चीज़ें और डब्बे में पैक शुदा चीज़ें हैं, ड्रिंक्स आपकी जितनी या आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, निकाल देनी आपने, वो निकाल देनी होती। ठीक है, थैंक यू सो मच समन, इट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू। तो व्यूअर्स, हमारे साथ ही समन इश्तियाक, आपने देखा उन्होंने बताया कि मौसम सरमा की आमद है, जहां आमद है वहां आपने अपनी खुराक में बैलेंस चीज़ें कौन सी खानी है, कैसे अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट रखना है, बच्चों को क्या क्या देना है और किस फॉर्म में देना है, और इसके साथ जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर है जिनको, या कोलेस्ट्रॉल के इशूज़ हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट से तक कर देनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। रंग जो है वो रंग नहीं होते, वो जज्बात की अक्कासी करते हैं। हम आपको ऐसी शख्सियत से, ऐसी फनकारा से, ऐसी आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जो अपने ब्रश के ज़रिए जो है अपने जो है एहसासात की तर्जुमानी करती हैं, और ज़बरदस्त किस्म के मास्टर पीसेस उन्होंने बनाए हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ी सी डिटेल्स और उनके स्टैट्स के ऊपर जाऊं तो उनको ग्लोबल आर्ट एम्बेसडर की जानिब से एजाज़ी ओहदे पर भी फाइज किया गया है, और अवार्ड्स भी जो है इन प्रोसेस हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की विजिटिंग फैकल्टी हैं। आज हमारे साथ हैं जवेरिया नवाज, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जवेरिया, आई वांटेड टू गिव अ लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन, बट आई थॉट कि मैं आपसे पूछूं आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी। बिल्कुल। तो ये सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, आर्टिस्ट बनने का शौक कब से पैदा हुआ, और प्रिंट मेकिंग जैसा सब्जेक्ट, वेरी वास्ट, वेरी डाइवर्सिफाइड, बट बहुत ही मुश्किल तरीन सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया? लाइक एवरीवन एल्स, जब मैं NC आई थी, सो इनिशियली मेरा हमेशा से आर्ट तरफ ही रुझान था। मेरा कभी ये प्लान नहीं था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं पायलट बनना चाहती हूँ, हमेशा से। बिकॉज मैं जिस सराउंडिंग में रह रही थी तो मैं नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, और मेरा इंट्रैक्शन एवरीडे बेसिस पे मोर देन एवरीवन एल्स था। और उसकी इंस्पिरेशन जो थी, ऑब्वियसली इट मेड मी अप्रिशिएट नेचर, कलर्स एंड ऑल द स्मॉल बिग थिंग्स अराउंड अस, लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम बस मिस कर रहे होते हैं। और जब मैं NC आई तो एवरीवन लाइक एवरीवन एल्स आई थॉट कि मैं पेंटिंग ही करूँगी, क्योंकि सबको पेंटिंग का ही इनिशियली पता होता है। और हमें 4 ब्लॉक्स दिए जाते हैं शुरू में NCA में कि आपको आइडिया हो जाए हर चीज़ का। सो मिनिएचर का, स्कल्पचर का, पेंटिंग का, प्रिंट मेकिंग का। प्रिंट मेकिंग का जब मेरा ब्लॉक आया, आई रियलाइज कि दिस इज़ वन मीडियम जिसमें मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ कवर। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको किसी इंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियल स्टेज पे सीखना ज़रूरी है। ठीक है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्रिंट मेकिंग। You wanted to do something very difficult. I wanted to do something very challenging and something that I've not done. ठीक है, तो फिर आपका एडमिशन हुआ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, एंड देन यू परस्यूड योर डिग्री फ्रॉम देयर। अच्छा, 4 साल का बैचलर्स किया, उसमें आपने वुड कट्स, लाइनो कट, मिक्स मीडिया में काम किया। तो वो प्रोसेस किया, वो टेक्निक किया, बिकॉज व्यूअर्स जो कि लोग जाना चाहते हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? उनको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप पैशनेट हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आप साथ साथ सीख रहे हो। किसी इंस्टीट्यूशन में आके, किसी टीचर के अंडर आके, या फिर अपने ओन भी। अगर स्पेसिफिकली आप किसी आर्ट स्कूल के लिए अप्लाई करें तो आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके अंदर इस चीज़ का पैशन होना चाहिए कि जितना भी चैलेंजिंग चीज़ आपके सामने आ रही है आप उसे करोगे। बिकॉज नोबडी इज़ प्रॉमिसिंग कि हर बार आपको सक्सेस मिलेगा, या हमने जो प्लान आउट किया कि ओ हमारी कार्विंग ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आएगा। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि प्रिंट मेकिंग इटसेल्फ एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपको श्योरिटी नहीं होती, एक कांस्टेंट अनसर्टेनिटी होती है कि आप रिवर्स में इमेज बना रहे होते हो। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा इसका प्रोसेस, कि आपको सरफेस मिलती है जिसके ऊपर वुड की, लाइनों की, जिस तरह से भी, उसके ऊपर आप कार्व आउट करते हो, और आपकी विजुअल्स जो हैं पहले ड्राइंग होती है, फिर आप उसको वुड कट कार्व करते हो टूल्स के थ्रू, उसके डिफरेंट स्ट्रोक्स होते हैं, फिर आप उसको इंक के थ्रू रोल करते हो, उसके ऊपर इंक स्प्रेड आउट करते हो, देन यू पुट अ पेपर ऑन इट। इट्स अ होल लॉन्ग प्रोसेस, व्हेन यू हियर इट इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
और उसके बाद इवेंचुअली आप पुल आउट करते हो प्रिंट। बेसिकली द सेम वे एंशिएंट टाइम्स में प्रिंटिंग बनाए जाते थे, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी वास्ट चीजें नहीं, मैनुअली चीजें हो रही थी। तो ये मैनुअली तरीके से प्रिंट बनाना, इट वाज डिफिकल्ट। एक प्रिंट बनाने में कितना टाइम लगता है? इट वेरीज मीडियम टू मीडियम एंड इमेजरी टू इमेजरी। हर टेक्निक की टाइमिंग डिफरेंट है, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस है कुछ में अगर आप जिंक और कॉपर आप इन एलिमेंट्स के साथ वर्क कर रहे हो, उसमें एसिड के साथ प्ले हो रहा होता है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना स्ट्रेच करना चाहते हैं अपने प्रोसेस को, आप कर सकते हो, कितना शॉर्ट करना चाहते हैं, दैट्स आल्सो ऑन यू। अच्छा, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, अभी वीडियोस भी बिल्कुल हम कहेंगे प्रोडक्शन टीम से चलाएंगे और चल भी रही हैं वीडियोस, उसमें आपने स्नेक्स के ऊपर लाइक एनिमल्स डिफरेंट आपने स्केच किए हुए हैं, उसमें खरगोश भी है, सांप भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। तो व्हाट इज बैक ऑफ योर माइंड कि आर यू एन एनिमल लवर और देयर इज समथिंग symbolic or sympathy for them? I'm an absolute animal lover. I can see that. And alongside that, I feel there's always two sides to everything. इंसान की भी दो साइड होती हैं, हर सिचुएशन की दो साइड होती हैं। किसी भी चीज़ so जानवरों की तरफ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत रिजिड है मुझे लगता है, और हमारी सर्टेन अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि हमें पास ऑन की गई हैं अबाउट पीपल, अबाउट सराउंडिंग, अबाउट सिचुएशन एंड इवन एनिमल्स, कि वो वैसी ही होंगी। आई बिलीव कि इन एनिमल्स के थ्रू, यस ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग सिंबल्स बिकॉज इट मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि हर हिस्ट्री, हर कल्चर में कहीं ना कोई स्टोरी है उससे रिलेटेड। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी अंडरस्टैंड इट थ्रू दोज थिंग्स, बट जब आप किसी को एक पर्सपेक्टिव दे देते हो अपने थ्रू, और आप उनको इतनी ओपन सिचुएशन देते हो कि आप उसको खुद से इंटरप्रेट करो, आई थिंक इट गिव्स the other person more horizon to understand. अच्छा, आपको पता है जितने भी ज़ोडिएक हैं उनके जो सिंबल्स हैं एनिमल सिंबल्स हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट भी करते हैं। True. Somehow. Absolutely. With hair, I represent myself through hair and people around me too, because उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंसानों जैसी हैं, वो कम्युनिटी में रहते हैं, they are very, as a women, femininity को शो करने के लिए भी a lot of times you would use hair rather than painting female figures or myself. I realized कि अगर आप really understand करोगे उस visual को, उस creature को, आपको वो feeling आएगी rather than something very direct. ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, आपने इनडायरेक्टली जो है वही चीज़ की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है जब आप एक क्राफ्ट बना रही हो या एक प्रिंट बना रही हो? What is the most challenging thing? Oh, it's actually the first stage where you have so many ideas, और आपका ब्रेन बस बम्बार्ड हो रहा होता है कॉन्स्टेंट आइडियाज से, और आपको उस पॉइंट पे रियलाइज करना होता है कि ओके वेयर टू स्टॉप, उस विजुअल को कितना बनाना है, उसको किस एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। फॉर मी आई थिंक दैट्स द टफेस्ट पार्ट। ठीक है, आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेंट करना, टू पिक आउट वन आइडिया आउट ऑफ सो मेनी आइडियाज। ठीक है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर एनी आर्टिस्ट। अच्छा, दूसरी बात बताएं क्या है कि इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं? लाइक एनिमल इंस्पिरेशन तो हमने देखी है, इसमें फ्लोरल्स भी आ रहे हैं, इसमें व्हाट इज द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग इन अ प्रिंट मेकिंग? इन माय प्रैक्टिस इट ऑल्सो, माय डैड इज अ फॉरेस्ट कंजर्वेटर, तो उनका जंगलात से। अच्छा, अब वो आपके फॉरेस्ट कंजर्वेटर हैं, सो उस वजह से देखा होगा उनके साथ। ठीक है, दैट्स व्हाई एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप है। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अप क्लोज थी, rather than somebody else teaching me, it was very personal on one-to-one level, and that made me realize कि things are not the way we think they are. इसीलिए ज़रूरी है हर इंसान को कि अपने एंड पे रिसर्च करके अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। Yeah, that's the reason. ठीक है, Javeriya, any last message you want to give to the audience, artists जितने भी हैं? One thing that I always say is कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको फुल ऑनेस्टी के साथ करें और फुल डिवोशन के साथ करें, in life and in your professional life, whatever it is. Allah Ta'ala will always give you whatever you wish for. थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी जवेरिया नवाज़, उनकी जो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, आर्टिस्ट हैं
और ज़बरदस्त किस्म के जो है प्रिंट मेकिंग में उनकी महारत है, उनकी एग्जिबिशंस भी होती हैं, इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है, और ग्लोबल आर्ट एम्बेसडर भी हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या आर्ट वर्क्स देखना चाहते हैं तो डिफरेंट गैलरीज में जाके उनका काम देख सकते हैं, और ये जो है एजाज़ भी हासिल कर सकते हैं कि उन्होंने जवेरिया नवाज से जो काम सीखा भी है, उनका काम देखा भी है। तो अभी हमारे साथ ही हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। शादी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा मजमून है। दो जो लोग होते हैं रिश्ता इज़्दिवाज में जब बनते हैं तो बहुत से किस्म के मसाइल जो हैं वो होते हैं। शादी के पहले के भी बहुत ज़्यादा डर होते हैं, बहुत से ऐसे खदशात होते हैं, खौफ होते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम लड़की की बात की जाए तो वो समझती है कि अगर अपने पिया घर जाएगी तो क्या एडजस्ट हो पाएगी, एक ख़ानदान उसको एक्सेप्ट करेगा। और नाजों से पली हुई जो बच्चियाँ होती हैं अपने वालिदैन के घरों में तो हर चीज़ उनको एक कहते हैं ना कि मिनट में एक कॉल के ऊपर एक चीज़ में उनको मैसर हो जाती है। मगर जब अपने पिया घर जाती हैं शादी के बाद तो वही चीज़ें जो हैं वो किस तरह वो मिस करती हैं, उनको किन किन ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ता है, कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो होते हैं कल्चर डिफरेंसेस आ जाते हैं, आपका माहौल का डिफरेंस होता है, आपकी इन्वायरमेंट चेंज होती है, आपका रख रखाव बदला जाता है। और फिर घर में जो एक कहते हैं ना नए घर में जो लड़कियां जाती हैं उनको फैमिली का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमारे यहाँ तो भाई ऐसा होता है, बीबी हमारे यहाँ तो किचन में ये पकता है, या हमारे यहाँ तो उठने का टाइम सुबह 9 बजे है। तो एक पूरा टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है जो कि पहले जो हमारी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं वो नहीं करती थी। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात है हमारे यहाँ जो एक और बड़ा मसला है कि शादी वाली रात ही जो आपके जो शौहर हैं वो ही सबसे पहले कहते हैं कि मेरी अम्मी को ये पसंद है, मेरे अब्बू को ये पसंद है, खाने में ये पसंद है। और इसके साथ साथ ये कि हफ्ते वाले दिन एक दिन अपनी माँ के घर जा सकती हो, और अगर हमारे घर में मेहमान आए तो वो भी एक दिन आप नहीं जा सकती। इसके साथ साथ इतनी लंबी जो है वो फेहरिस्त रख देते हैं सामने कि ऑटोमेटिकली लड़की बाकी परेशान हो जाती है कि उसके साथ हुआ क्या है। वो जो परेशानी है, वो जो ज़हनी तनाव है, ज़हनी दबाव है, आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि उसको कैसे प्रेशर को कम किया जा सकता है, कैसे कर्ब किया जा सकता है। और जो ख़वातीन जिनकी शादियां होने वाली हैं, जो बच्चियां जिनकी शादियां होने वाली हैं, उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन चीज़ों पर स्टैंड लेना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? I'm fine, thank you। डॉक्टर साहब, हमने आज बड़े एक टॉपिक के ऊपर निशानदी की है, लड़कियों की जो शादियां होती हैं और जो सोशल प्रेशर्स उनको होते हैं शादी से पहले। एक कहते हैं ना कि दो लोग अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग भी करें फिर भी जब घर जाती है तो बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट डे ऑफ मैरिज ही समटाइम्स अजाब बन जाता है, और ये हर लड़की के लिए एक बहुत कहते हैं ना कि एक बहुत ज़रूरी दिन होता है, और उस पर ये बहुत ज़्यादा परेशानियां भी होती हैं और बहुत मैटर भी करता है। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि ये मैं समझता हूँ कि लड़कियों का ही हौसला है कि एक घर से उठ के दूसरे घर में जाना और पूरी अपनी ज़िंदगी को बदलना। ये अगर मुझसे मर्द हजरात नाराज़ ना हो जाए तो ये अगर मर्दों को ऐसे जाना पड़ता तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होता। देखिए, आप अंदाज़ा करें, एक घर जहाँ पे आप रहे, पैदा हुई, बड़ी हुई, आपका कमरा, आपके खिलौने, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, गली मोहल्ला, रिश्तेदार, दोस्त, ऑल ऑफ सडन क्या होता है जब शादी होती है, सब कुछ ही चेंज हो जाता है। आपके इवन के माँ बाप तक चेंज हो जाते हैं एक जब आप एक घर से उठ के दूसरे घर में सारी बात जाती है, नई जिंदगी है। तो ये एक हमने बात समझनी है कि ये एक मुश्किल मरला है, लड़की के लिए एक मुश्किल मरला है। अक्सर हम कहते हैं जी कि सदियों से ऐसा होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है, तो कौन सी बात है, बिल्कुल ठीक है, एक दुनिया का रस्म रिवाज बना हुआ है। लेकिन ये बहरहाल हमने ये समझना है कि ये एक मुश्किल काम है। इस चीज को समझे कि पूरी जिंदगी, देखे ना, आज किसी की जिंदगी कुछ और है, कल ऑल ऑफ सडन ही जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक तो इस चीज से कोप करना हर एक खातून के लिए मुश्किल होता है। आमतौर पे होता है ना कि चाहे कोई छोटी उम्र की खातून हो या बड़ी उम्र की खातून हो, हर एक खातून के लिए ये काम जो है ये मुश्किल होता है। डॉक्टर अली, पहले दिन का ट्रॉमा
जैसे जोड़ा जो है वो भी हम पे थोप दिया जाता है कि यही पहनना है, ज्वेलरी भी यही पहननी क्योंकि मेरी अम्मी ने पसंद की है, घर में ऐसे कदम रखना है, और पहले दिन ही पहली रात को ही इतनी बड़ी आपको लिस्ट पकड़ा दी जाती है, इस वक्त उठना, इस वक्त खाना, इस वक्त पीना, पूरा एक टाइम टेबल सेट कर दिया जाता है। तो ये जहनी दबाव नहीं होगा? जहनी दबाव बल्कि जहनी ट्रॉमा है। देखिए ना, वही बात हम कर रहे थे कि जैसे एक घर से उठ के दूसरे घर जाना, तो उसको तो आपको नाजो नखरे उसके उठाने चाहिए अगर आप उसकी वो वाला जो दबाव है और ट्रॉमा जो के बदलाव से आया वो कम हो। लेकिन होता ये है, जो जैसे बिल्कुल आपने कहा कि ऑल ऑफ सडन उस पर बिल्कुल पाबंदियां लगा दी जाती हैं एक लड़की पे। अब वो क्या करे, वो जाहिर बात है उस दबाव को वो मजीद उस पर दबाव आ जाता है। देखिए ना, सबसे पहला जो मैं समझता हूं कि एक तरह से ज्यादती कहना चाहिए होती है, सबसे पहले क्या होता है, सास कहती है जेवर मुझे दे दो, लड़की का जेवर जो है, दुल्हन का जेवर दे दो। अच्छा, लड़का भी कहता है दे दो मामा को जेवर दे दो। अब देखिए, ये एक हमने समझना है कि ये एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसने, अल्लाह ताला उसको मुबारक करे, उसकी माँ ने दिया, उसके रिश्तेदारों ने उसको दिया, ये जेवर तो उसका है। आपने इस उम्र में बाय द वे सासों ने जेवर करना क्या है? अब ये मुझसे नाराज होंगे, लेकिन देखे ना, बात सच्ची करनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जेवर उसको ही देना चाहिए। संभालना है तो मैं समझता हूं कि आपको अपने दवाइयों का शॉपर शूपर संभालें, अभी जेवर जो है ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसको ही रहने दे। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा बात क्या होती है कि जो लड़का, सबसे पहले ये भी एक बड़े लड़की के लिए ट्रॉमा है, कहता है जी मेरी मां की इज्जत करना, मेरे बाप की इज्जत करना, मेरे घर वालों की इज्जत करना। बिल्कुल अच्छी बात है, हमें इज्जत करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, सास ससुर भी माँ बाप ही होते हैं। लेकिन जहां पे लड़की को यह कहा जाता है कि मेरी माँ बाप की इज्जत करना, मेरे बहन भाइयों की, मेरे रिश्तेदारों की इज्जत करना, भाई उसी तरह से अपने माँ बाप को क्यों नहीं कहते कि मेरी बीवी की इज्जत करना? अपने भाई बहनों को कहे ना कि प्रोटोकॉल दे, इज्जत करे ना, इज्जत करे ना। अच्छा, खुद भी इज्जत करना, यह बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो शौहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं ना करता वो मर्द ही नहीं है। जो शौहर अपने घर वालों से अपनी बीवी की इज्जत नहीं ना करवा सकता वो भी मर्द नहीं है। देखिए, बात यह कि वो सारा कुछ छोड़ के, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक, असल में ना जो औरत होती है ना, उसका ससुराल होता है ना उसका मैका होता है। औरत का होता है शौहर, जिसकी बेस पे वो अपने मैके में भी अपने ससुराल में भी या तो राज करती है या उसको मसाइल का सामना होता है। अब देखिए, एक लड़की उसने अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ आ गई है। अब ये मैं समझता हूं कि शौहर की जिम्मेदारी है उसकी इज्जत करवाना, उसके नाजो नखरे उठाना, ये शौहर की बुनियादी जिम्मेदारी है। देखिए ना जी, कि इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है कि अब आपकी जो नस्ल है वो उस बच्ची से चलनी है। बहुत सारी सासें जो है बगैर वजह की लड़ाइयां डाल के बैठ जाती हैं, शौहर भी उनको सपोर्ट करता है। देखिए, ये मैं समझता हूँ जुल्म है। आप देखिए, ये भी देखा है साइकोलॉजिकली, आई थिंक कोई इंपैक्ट पड़ता है जब नई नई दुल्हन आती है, तो सास भी उस हिसाब से अपने आप को बढ़ाने फील करना शुरू होती है, या ये समझती है कि मेरा बेटा मुझसे छिन रहा है या मेरी इंपॉर्टेंस कम होगी। अगर नया कपल जा रहा है किसी जगह पे, किसी खाने पर या किसी आउटिंग के ऊपर, तो अक्सर देखा है बहुत से घरों में, आज भी सास भी गाड़ी में बैठी हुई है कि भाई मैं भी साथ जाऊंगी, तो उनकी प्राइवेसी कहां गई? उनका जो कपल टाइम है वो कहां गया? गलत है, गलत है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, सासों को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ना, आपने अपनी उम्र गुजार ली, जो आपकी जवानी का टाइम था, आप मुख्तलिफ जिंदगी के अदवार से गुजर गई। अब उन बच्चों का टाइम है, गैर जरूरी तौर पे जब आप उनमें इंटरफेयर करेंगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है। खुद भी आप भी अपने आप को खराब करेंगे और उन बच्चों की जिंदगी को भी खराब करेंगे। देखिए, जो फैमिली होती है ना, जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में भी और इस्लाम में भी, वो होता है मियाँ बीवी और बच्चे। ये जो भाई बहन होते हैं ये आपके फादर की फैमिली होता है। असल में ये फैमिली का कॉन्सेप्ट है, मेन फैमिली होती है मियाँ बीवी और बच्चे। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरी फैमिली है, जो कि शादी के बाद एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है, आपके माँ बाप और दूसरे तीसरे लोग, उनकी इंटरफेरेंस ज्यादा होती है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानता हूं जो कि बाय द वे जिनकी वजह से घर खराब हो रहा है। लड़की कह रही है मैंने अपनी माँ बाप के घर जाना है, और जी मामा से पूछ लो। अजी लड़की कह रही है जी मैंने जी सैर करने लेट से जाना है, कॉफी पीने जाना है, पापा से पूछ लो। और भाई मामा से शादी हुई है, उसकी शादी तो उसकी आपसे हुई है, तो आपको खुद फैसले करने चाहिए। मैं इस चीज के ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। देखिए, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तो बड़ी अच्छी बात है, और सास ससुर की जो खिदमत करना है, इज्जत करना है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। एक घर में आप रहते हैं, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए, दाल में नमक क्यों कम है,
ये कैसे चल रही हो, कैसे बैठ रही हो, ये गैर जरूरी तौर पे जो इंटरफेरेंस है ना, ये हमारे माशरे को भी का मसला और है। अच्छा, एक और चीज इधर मैं निशानदेही करना चाहती हूँ। अक्सर ये देखा, अक्सर फैमिलीज में एक ट्रेंड है, एक कॉन्सेप्ट, एक रिचुअल है कि जो लड़का है वो अपनी सारी तनख्वाह अपनी माँ को पकड़ाता है कि अम्मी से ले लो पैसे। तो लड़की किससे ले? शर्मा शर्मी ना सास से ले सकती है, ना अपने घर वालों को ये बात बता सकती है। और वो पिस पिस के जी मोबाइल का लोड भी कराना हो तो वो किसी को कह रही होती है अपने भाई को कि मुझे लोड करा दो। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लड़की को पॉकेट मनी देना, ये किसका काम है? शौहर का काम है या उसके बाप का काम है? जी, ये बिल्कुल शौहर का काम है और इसमें तो एक प्रोविजन भी है, आप वो निकाहनामे में लिखवा सकते हैं कि जी इतनी मुझे जो है वो मेरा जो है वो डेली का या मंथली का मुझे इतना नानो नफका जो है वो मुझे चाहिए। ये तो बुनियादी इस्लाम ने हमें हक दिया है। देखिए ना, इसी वजह से तो घर खराब हो रहे हैं। देखिए जो है ना फैमिली है ना, वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। शौहर और बीवी जो है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम लोगों ने खुद इस नेमत को बिगाड़ा है, इस नेमत की हमने नाशुक्री की है। बिल्कुल आपने एक पॉइंट तो आपने पॉइंट आउट कर दिया कि अगर लड़का है वो मामाज बॉय है तो मैं समझता हूं कि फिर उसको मामा के पल्लू से बंध के रहना चाहिए था, शादी करने की जरूरत नहीं थी। मसला है कि बहुत सारे जो लोग हैं लड़के, वो आजकल उम्र तो उनकी बढ़ जाती है लेकिन उनका जहन बच्चों वाला रह जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, छोटी छोटी बात है जी खर्चा नहीं देना, मामा से पूछ लो, पापा से पूछ लो, जिसकी वजह से बहरहाल हमारा जो घर है ये खराब हो रहे हैं। उसमें आप देखिए फिर और भी बड़े मसले होते हैं। अब इसमें और भी छोटे छोटे अगर बातें करें कि ये जो हम दबाव की बात कर रहे थे, ये ज्यादा क्यों हो जाते हैं। आमतौर पर फिर ये भी है ना कि जो इंटरफेरेंस बाज़ औकात ससुराल की तरफ से भी होता है। लड़कियां भी ऐसे करती हैं कि हर छोटी छोटी बात जो है अपनी मामा की डिक्टेशन लेती हैं। ऐसा लगता है कि उनकी मामा जो है वो ये घर चला रही है लड़की का। अब ये भी गलत है। होना ये चाहिए कि आप दोनों आपस में मिल बैठ के अपने मसले हल करें, एक दूसरे से जो भी बात करनी है अपने जो मामलात है मियां बीवी हल करें। अगर नहीं होते तो फिर तो चले दूसरी फैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी बात पे जब दूसरी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, मियां बीवी तो लड़ भी लें तो उन्होंने 2 दिन में भूल जाना होता है, लेकिन इधर उधर वाले जो हैं वो आपको बातें भूलने नहीं देते। एक तो इस वजह से हमारे मसला बन रहा है, लेकिन ना एक आजकल मैं समझता हूं कि आजकल ना लड़के लड़कियां खुद भी एक हद तक जिम्मेदार हैं जो है ना शादी के ये जो हमारा इसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। आपने ऐसे अक्सर लड़के लड़कियां देखे होंगे जो कि शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। लड़की से सुन लो, मुझे तो ऐसे मर्द पसंद है, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी, लड़के भी ऐसे करते हैं जी, ऐसे जी लड़की से शादी करूंगी। अच्छा, जब शादी होती है तो फिर सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और जी आप तो कहती थी कि कहते थे जी ऐसा मर्द चाहिए मुझे, ऐसी औरत चाहिए, ये क्या निकला। तो बहरहाल मैं समझता हूं लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ना इसमें यह है कि उन लोगों का अपना भी कसूर होता है ना, पहले आप बड़ी बड़ी छोड़ते क्यों हैं, ये हमारे माशरे में आम पाया जाता है ना। एक और चीज मैं आप पूछना चाहूंगी, आप भी बिकॉज आपकी साइकाइट्रिस्ट हैं और आप देखते भी हैं लोगों को और आपके पास पेशेंट्स भी आते हैं। लड़की का जो ट्रॉमा होता है कि बारात वाले दिन कोई बदमजगी हो जाए, उसको सारी जिंदगी के ताने मिलते हैं, वो ताने कभी नहीं खत्म होते। सास की तरफ से मिलते हैं, रिश्तेदारों की तरफ से मिलते हैं, और लड़के की फैमिली से, भाई उसके यहाँ तो ये हुआ था, अच्छा अभी तो उसकी शादी पे खाना लेट खुला था, अच्छा ये हमें इतना सोना नहीं डाला, या हमें इतनी गिफ्टिंग नहीं हुई। ये चीजें कैसे खत्म हो सकती हैं, कैसे हम इनसे निजात पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझे कि ये जो चीजें हैं ना, ये छोटी चीजें नहीं होती। कि देखें, शादी जो है ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है किसी इंसान की जिंदगी में। आमतौर पे एक ही दफा ज्यादातर लोगों की शादी होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है। उस दिन पे जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बिल्कुल एक समझ लें कि ना एक जो राई है वो पहाड़ की तरह लगती है। छोटी सी बात होती है, ताना वो बिल्कुल पहाड़ की तरह लगता है, और बिल्कुल सारी उम्र उन लड़की के भी खास तौर पे ये जहन में रहता है कि इस तरह से मसला हुआ था। अब जहां तक बात ये है कि इस चीज को खत्म कैसे किया जाए, लोगों को अपना मैं समझता हूं कि डायरेक्शन दुरुस्त करनी चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, आम तौर पे जब हमारा कोई बुरा होता है ना, जब जिंदगी नचाती है, तो ढोल बजाने वाले अपने ही होते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो रिश्तेदार है इनका तो ये है कि हमारी सपोर्ट बने, हमें बेहतर तरीके से डील करें, लेकिन देखा ये गया कि बाहर वालों को कोई मसला नहीं होता। जब कोई इंसान गिरता है या उसका कोई बुरा टाइम आता है, ये कुछ भी बुरा होता है, अक्सर अपने ही ढोल बजाते हैं और अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। और शादियों पे भी ऐसे हो रहा है, आएंगे बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से स्माइल करके दांत दिखा के तस्वीरें खिंचवाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही
गाड़ी में वापस गए, अभी घर नहीं पहुंचे, बातें शुरू, देखा वो दुल्हन ने क्या था, देखा वो दुल्हा क्या था, खाना अच्छा नहीं था, ये था वो था। तो ये लोगों की फितरत होती है। इसमें हमने दो चीजें करनी है कि इसको एक ना दिल पे नहीं ज्यादा लेना चाहिए, ये ऐसे माशरे की फितरत है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब लोग आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं, हमने अपना रोल भी नहीं प्ले करना कि वो ना क्रिटिसिज्म इनवाइट नहीं करना। जब आप शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें अगर करेंगे तो जाहिर बात है फिर लोगों को, मैं समझता हूं क्रिटिसिज्म करना अच्छी बात तो नहीं है, फिर लोग भी कहेंगे कि बातें तो आपकी ये थी, असल में तो ये निकला, ये हुआ। शुक्रिया। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ है, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट भी हैं। तो व्यूअर्स, बात ये है कि जो एक शादी है एक समाजी जो है वो एक और सकाफती रुझान है, इसकी बहुत अहमियत है। और दो लोग जब आपस में रिश्ता है इज़्दिवाज में बनते हैं तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आती हैं। एक के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। एक साइड जो है ख़वातीन वो अपना घर बार छोड़ कर जो है दूसरे घर जाती हैं, उनके माहौल में एडजस्ट होती हैं, अपनाती हैं, एक फैमिली क्रिएट करती हैं, तो उनको लिवरेज देनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को कर्व कर देना चाहिए, छोटी छोटी बातों को कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े का महाज नहीं बनाना चाहिए, जिससे जो है ख़राबी पैदा होती है। आज स्पेशली हमने सेगमेंट इसलिए डिज़ाइन किया था जो ख़वातीन जिनकी शादी होने वाली है वो बहुत कुछ सीख सकें इनसे, और आगे आने वाले दिनों में जब वो अपने घर में जाएँ, जिनका असल घर है, तो वो ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें। व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम शो में बात करेंगे ऐसे उभरते हुए गुलकार की जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी स्टेज जो है वो शेयर किए हैं और अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। वो सराइकी में, उर्दू में और पंजाबी में जो है मुख्तलिफ ज़बानों में जो है वो गाते हैं और आज हमारे शो का हिस्सा भी हैं। हमने सोचा कि हम आपसे उनको मिलवाएं और उनकी आवाज़ में खूबसूरत किस्म के जो है गीत भी सुने। तो मैं वेलकम करती हूँ अली बख्श को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली आप? ठीक है अली, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तान के अलावा भारत में जाके जो है परफॉर्म किया, कब किया, कैसे किया और किस प्लेटफॉर्म के लिए किया? मैम ये 2017-2016 के एंड था और 17 तो एशियाड सिंगिंग सुपरस्टार्स के नाम से शो हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया, इसके अलावा बाकी पूरे एशिया से लोग आए हुए थे। और एक अच्छी बात ये थी कि जो हम पाकिस्तानी थे, ये एक इंडियन हमें लीड कर रहा था और जो इंडियन थे उन्हें पाकिस्तानी एक बंदा लीड कर रहा था। मतलब अपोजिट साइड के लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे यहाँ से शफकत अमानत अली साहब जो एक नामवर बड़े खूबसूरत गायक हैं, वो पाकिस्तान से देख रहे थे और उधर से शंकर महादेवन जी, इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े कंपोज़र हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो वो हम लोगों को देख रहे थे। और ये बहुत बहुत मज़ेदार और बहुत सीखने वाला काम था, बहुत कुछ सीखा। तो आपने मौसीकी का आगाज़ कब से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? ये मैम बहुत बचपन में, मैं क्लास 3 में था, तो मेरे एक टीचर थे, मोहम्मद रमज़ान उनका नाम था, तो उन्होंने मुझे खुद ही गाते हुए सुना, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप आएँ। उन्होंने बाकायदा मेरी ड्यूटी लगा दी कि आपने हर रोज़ असेंबली में नात पढ़नी है या कुछ सुनाना है। तो आपको पता है कि जो हम गांव के लोग होते हैं, उनका पहला जो किसी का सुर से ताल्लुक़ है तो वो पहले ही नात से ही स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी नात से आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान में आउट ऑफ गाना शुरू किया। अच्छा, आज हमें आप क्या सुना रहे हैं प्रोग्राम में? हम सुनना चाहते हैं आपको, आपकी आवाज़ देखें कितना जादू बिखेरती है और व्यूअर्स जो है स्पेशली। मैं फिर एक कवाली ही है नातिया, मैं उसी से आगाज़ कर लेता हूँ। ठीक है। शहे मदीना सुन, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर गुंचाए उम्मीद अब तो खिल जाए,
तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्थाने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थाने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बहुत खूब अली बख्श, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और आपने बड़ा अच्छा आगाज़ किया है। सुबह सुबह का आगाज़ आपने इतनी ज़बरदस्त कवाली से किया है और ये कवाली जो है अमजद साबरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह अहमद में जगह थे। थोड़ा सा बात करते हैं भारत के हवाले से। बड़े बड़े आपने गुलकारों के साथ काम किया है, स्टेज शेयर किया उनके साथ, क्या सीखा उनसे? मैम वहाँ एक पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, यहाँ जो बात लोग डिलीवर नहीं करते, बताते नहीं हैं, सिखाते नहीं हैं, वहाँ वो ऑन स्टेज भी समझाते हैं, बैक स्टेज भी वो सारा कुछ समझाते हैं, दिखाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने वो जो 1.5 महीना वहाँ रहा हूँ ना म्यूज़िक ग्रुप में, ये नहीं कि वो पाकिस्तानी, हम सब एक ही थे, हम एक म्यूज़िक की फैमिली थे वहाँ पर। तो आर्ट बालातर इन चीज़ों से बिल्कुल बॉर्डर्स हैं ही नहीं इसके। तो वहाँ मैं कहता हूँ कि मैं 10 साल अपने आर्ट में आगे जंप कर गया हूँ। और दूसरी बात यह है कि उसका वो एक टैग जब लगता है तो लोग सुनना शुरू कर देते हैं। उससे पहले भी बहुत गाते थे लेकिन इतनी पजीराई नहीं मिलती थी, उतने लोग नहीं मोहब्बत करते थे, लेकिन वो जो लोग जितने तक आवाज़ नहीं पहुंची थी वहाँ तक। कॉम्पोजिशन में फ़र्क है या कोई इंस्ट्रूमेंटल फ़र्क है या प्रोडक्शन में फ़र्क है? फ़र्क पाकिस्तान और भारत में म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से कहाँ है? ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं कहता हूँ फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, पाकिस्तानियों को इतना काम आता है कि शायद हमारे भारत वाले कुछ 100 साल और लगाए ना तो फिर भी जितना पाकिस्तान में काम हो चुका है हमारे बड़ों का, ये तब भी उतना बड़ी मुश्किल से करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने उस मुश्किल को मुश्किल ही सब तक पहुंचाया है। हमने ये नहीं किया कि हम अगर उसको आसान करके लोगों तक पहुंचाएं तो वो मुश्किल काम भी लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, लोग सुनना शुरू कर देंगे। उन्होंने यही काम किया है, उन्होंने मुश्किल की तरफ जाना ही छोड़ दिया है। वो बिल्कुल सादा गाते हैं, सिंपल गाते हैं, सुरीला गाते हैं, खूबसूरत गाते हैं और हर बंदा गाता है। फिर यहाँ अगर हम शुरू कर लेते हैं, एक राग को शुरू करते हैं तो राग तो हर बंदे को समझ नहीं आता, लेकिन अगर उसे पहले समझाएंगे वो सेंस ही पाकिस्तान के मतलब लोगों को वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हमने बताया है कि भाई ये बहुत मुश्किल है, इसकी तरफ नहीं आना। राग है, आलाप है, उसकी लय है, सुर है, बिल्कुल तान है। देखें सारी चीज़ें जो हैं
अब इसके पलम्बत है, लच्छन है, लसन गीत से लेकर हर चीज़ इसका सर्कल है। अब एक ठाठ कितने सुर होते हैं, उसमें कितने राग होते हैं। अब उन सब में क्या करेंगे हम लोग, ये करते हैं कि अगर तो ये इल्म लोगों तक पहुंचे तो लोग सुनेंगे। अब मुझे कोई चाइनीज़ में जितनी मर्जी बात करता रहे, बड़ी वो फिलॉसफी मुझे नहीं समझ आएगी, तो मैं उसे दोबारा सुनूंगा ही नहीं। लेकिन अगर वही बंदा मुझे उर्दू में वो सारी बातें बताएगा या पंजाबी सराइकी में बताएगा, म्यूजिक की अपनी एक ज़बान, वो सबको पहले म्यूजिक की ज़बान समझाएं, फिर वो लोग हमारा वो म्यूजिक सुनेंगे जिस पे हम एतराज़ कर रहे होते हैं कि यार लोग हमें सुनते नहीं है। लोग बहुत सुनते हैं। हम क्या आपसे सुनना चाह रहे हैं, कोई बड़ा मशहूर सा कोई कवर सुना दे, कोई OST सुना दे। मैं आपको सुना जी। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू इतना भी मनना नहीं कहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। तेनू चाहिदे ने दिल वाले बेत खोलने, तेनू चाहिदे ने दिल वाले बेत खोलने, तेनू चाहिदे ने दिल वाले बेत खोलने। असा प्यार बिना कुछ होर मंग दे, असा प्यार बिना नहीं कुछ होर मंग दे। जे तू निक्का जिहा मनना नहीं कहना, जे तू निक्का जिहा मनना नहीं कहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। ये तो बड़ा फेमस आजकल जो है हिट चल रहा है। ये जी खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने जितना गाया है वो सारा ही लाजवाब है। जो लोगों ने सुना है वो भी खूबसूरत है, जो किसी तक नहीं पहुंचा, कभी 10-30 साल बाद भी एक एल्बम आया तो वो फिर ऐसा आया है कि सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान में आप किन गुलकारों को पसंद करते हैं सुनना, कौन आपके उस्ताद दे मोहतरम में शामिल हैं, किनकी आप नशिस्त जाके लेना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले सबसे पहले अपने उस्ताद जी का नाम लेना चाहूँगा। मेरे उस्ताद ग्वालियर घराने से, एक बहुत बड़ा ग्वालियर घराना है जो कि म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक का रुबाबी ख़ानदान है, जो कीर्तन का एक नस्ल दर नस्ल जो कीर्तन है वो इस घराने के बच्चे करते हैं। मैं उनका बाकायदा स्टूडेंट हूँ, बहुत छोटा सा, कुछ नहीं सीख पा रहा। और बाकी पाकिस्तान, मैं जितना बिल्कुल छोटा सा आदमी हूँ, मुझे कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो मैं वो लेता हूँ। और बाकी ये है, हमारे पाकिस्तान में तो लाजवाब लोग काम करने वाले हैं, और जितने बड़े नाम हैं मैं सबको सुनता हूँ, सारे ही मेरे मोतबर हैं, मेरे सीनियर्स हैं। मैं कहता हूँ कि आज से कल का कोई बच्चा भी अच्छा गाना शुरू कर देगा तो मैं उसे मानता हूँ कि भाई अल्लाह इज़्ज़तें दे। ज़्यादा आपको सराइकी पसंद है कि उर्दू में गा लेते हैं ज़्यादा? मेरी चूँकि बेसिक ज़बान सराइकी है तो हम सारे ही गाते। मैं कुछ 25-30 साल से तो लाहौर हूँ। बल्कि आपका एक बड़ा वायरल गाना भी आपने भी किसी शो में गाया था, वो भी मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। वो एक पंजाबी है, मैं वो सुना देता हूँ। बिल्कुल, भी मैं आपको सुनती हूँ। तो व्यूअर्स, बात यह है कि आज आपको हमारा प्रोग्राम